हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खुद ही वीक फोर्स है ना, और यदि आपने गैसियस स्टेट में कराया तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रह जाएगा, वीक रह जाएगा, वो तो वैसे ही वीक है, और डिस्टेंस और ज्यादा कर दी तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बहुत ही कम। और यदि सॉलिड स्टेट है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, कम, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ज्यादा। एनसीईआरटी लिखती है, एक लाइन और लिखना आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अगला पॉइंट लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is depend on physical state, is depend on physical state, and it is maximum, and it is maximum, and it is maximum when it is maximum in solid state, it is maximum in solid state and minimum in gaseous state, and minimum in gaseous state। क्लियर है बात बेटा, कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे आते हैं, यहां पर एक बात देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, strength of H bond directly proportional to delta En, directly proportional to delta En, strength of H bond directly proportional to delta En। अब यदि मैं आपसे स्ट्रेंथ पूछूं, आपके स्ट्रेंथ बताओ भाई, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2O, या स्ट्रेंथ बताना आपको HF, H2O और NH3, तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, HF। ये बात क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एन ज्यादा इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका। जब तक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप स्पेसिफाइड नहीं किया जाए, डायरेक्ट डेल्टा एन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको मालूम है कि HF जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये HF अपने ही दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, H2O अपने ही दूसरे H2O के साथ बना रहा होगा, और अमोनिया अपने ही दूसरे अमोनिया के साथ। क्लियर बात? जब तक आपको कोई मॉलिक्यूल स्पेसिफाइड नहीं किया जाए, डायरेक्ट डेल्टा एन से सॉल्व करेंगे। फिर मैं एक सवाल कराता हूं, मैंने लिखा राइट करेक्ट ऑर्डर, राइट करेक्ट ऑर्डर, correct order of strength of H bond, right, correct order of strength of H bond in following, देखिए इधर, यहां पर मैंने लिखा एक F H स्पेसिफाइड करके दे रहा है, ध्यान रखना, बी एफ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन था कल एक F2Cl2 Br2 I2, ठीक है। एक सवाल था, 7 नंबर सवाल तक क्लियर था। एक 8वां सवाल था F2Cl2 Br2 I2, ठीक है। चलिए करते डिस्कस। मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ अभी, मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं हुआ है। उससे नहीं, कल मैं थोड़ा आउट ऑफ माइंड था। कल एक आरडी सर के फैमिली में कैजुअलिटी हो गई थी, तो कल मैं थोड़ा आउट ऑफ माइंड था, तो मेरे को पता ही नहीं था कुछ। कल मतलब आरडी मेरे बड़े भाई जैसा है, समझेगा, तो आरडी मेरे क्या बड़े भाई जैसा, और थोड़ा सा कल मैं क्या आउट ऑफ माइंड था, तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। कल क्या थोड़ा सा मतलब था, मेरे को, आपको लगा भी होगा, तो ठीक है, वो होता है। एक फैमिली में कैजुअलिटी हो गई थी, तो हम बहुत जल्दी निकल गए, मतलब चलती क्लास में से गए थे। देखिए आगे,
मतलब क्वेश्चन था F2Cl2 Br2 I2, आते हैं F2Cl2 Br2 I2 पर बनाते बच्चों। हमने लिखा था F2Cl2 Br2 और I2 लिखा था बेटा, ये लिखा था हम लोगों ने, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर बच्चों आपको ये बोला गया था, सुनेंगे आप ढंग से तरीके से, F2Cl2 Br2 I2। यहां पर यदि इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, क्या ये दोनों सेकंड पीरियड के? हाँ है ना, ये सेकंड पीरियड का और ये थर्ड का। तो इन दोनों में यदि कंपैरिजन करेंगे तो लॉन पेयर रिपल्सन से चेक करेंगे। ये आपको बताया गया था कि यदि कोई भी एलिमेंट सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और उसके पास लॉन पेयर है, क्या उसके पास, तो आप आंसर किससे करोगे? लॉन पेयर से। किससे करेगा? पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन? तो अपना आंसर यहां पर आ रहा था बेटा ये, और इन तीनों में बात करें, इन तीनों में बात करें तो आपका आंसर आ रहा था ये। क्लियर बात? साइज से करेंगे, ठीक है? यहां तक की बात सबको क्लियर थी। बात चल रही थी ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर की, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात चल रही थी, ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। मैं एक बात समझा रहा हूं, तरीके से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात आप ये देखेंगे, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल से सारे, इसमें एक में 2p ओवरलैपिंग है, एक में 5p ओवरलैपिंग है। एक बात बताना, 5p की ओवरलैपिंग बहुत पुअर ओवरलैपिंग है पूरे ग्रुप में, हाँ है ना? मानते हो इस बात को? 5p की ओवरलैपिंग पूरे ग्रुप की पुअर ओवरलैपिंग, हाँ है ना? यानी कि बहुत लार्जर साइज है, और लार्जर साइज है तो वहां पर ओवरलैपिंग क्या होती है? पुअर। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग पुअर। अब एक बात बनाइए, जो बॉन्ड बना ही वीक है, जो बॉन्ड बना ही वीक है, तो उस बॉन्ड को, यानी जो बॉन्ड पूरे ग्रुप में सबसे वीक बना है, तो उसके लिए तो एनर्जी सबसे कम ही लगेगी ब्रेक करने के लिए, हाँ है ना? यानी कि मैं लिखूंगा कि I2 की तो सबसे कम ही होगी। बात समझ में आई? अब मेरे पास बात आती है Cl2 Br2, दोनों में बात करेंगे तो ये वाला ऑर्डर सबको क्लियर है ही। अब मैं F2 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? F2 की। किसकी बात करूंगा मैं? F2 की। हमेशा ध्यान रखिए, जब ये सबसे पुअर ओवरलैपिंग वाला है, वो सबसे पीछे चला गया। 2p की ओवरलैपिंग तो अच्छी थी, समझ आ रही बात? 2p की ओवरलैपिंग तो अच्छी थी क्योंकि स्मॉलर साइज था, समझ आई बात? लेकिन वो लॉन पेयर के रिपल्सन को नहीं झेल पा रहा है। किसको नहीं झेल पा रहा है? लॉन पेयर के रिपल्सन को नहीं झेल पा रहा है, तो उस वजह से वहां पर वो वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात? तो यहां पर इन दोनों के कंपैरेटिवली फ्लोरीन कहां जाएगा? सबसे पीछे। यानी कि इन दोनों में बात करें तो Cl2 Br2 और F2। यानी कि मैं एक बात बोल दूं कि इनके अलावा ये दो ऐसे हैं जिसमें एक में वीक ओवरलैपिंग है और एक में लॉन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, तो ये दोनों पीछे जाएंगे और ये दोनों आगे आएंगे। बात समझ में आई क्या? मैं जो बात को ले जाना चाह रहा हूं, जिस डेप्थ पर ले जाना चाह रहा हूं, वो डेप्थ क्लियर हो रही है? यानी कि एक तो मेरे को दो बाहर करने थे, एक तो वीक ओवरलैपिंग की वजह से चला गया और एक लॉन पेयर के रिपल्सन की वजह से कम हो रहा है ना? अरे बोलो ना यार। तो इन दोनों की बाकी दोनों से तो क्या होगी? कम ही होगी। क्लियर? अब मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़े, तो वीक ओवरलैपिंग जो बॉन्ड बना ही वीक था, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी ही कम। ये बात क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर बच्चों ये बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्की बात है? मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं कि मेरे को यहां पर जो वीक वाले हैं, जिनके लिए बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगे, वो मेरे को पीछे करने हैं, और जिनमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगे वो मेरे को आगे करने। एनर्जी कम कहां पर लगेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए? या तो लॉन पेयर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है किसी में, या बॉन्ड वीक हो रहा हो, हाँ है ना? तो मैंने वो दोनों ही पीछे कर दिए। इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़े तो आप कर लोगे क्या? ये वेरी पुअर ओवरलैपिंग है, हाँ है ना? ये थोड़ा आगे आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल नीट 2016 में आया हुआ सवाल है। क्लियर है बात? सवाल बढ़िया था, लोग बाग इसको एक्सेप्शन बोलते। क्या बोलते इसको? बताओ बच्चों, क्या आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब यही तो बोलोगे ना कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा।
और किसी को कम लग रही है तो वो कम होगी। अब कम का फैक्टर भी तो होगा ना कोई ना कोई। कम के फैक्टर लॉन पेयर का रिपल्सन भी है और साइज भी है। तो एक में लार्जर साइज है पूरे ग्रुप की और एक में लॉन पेयर का रिपल्सन मैक्सिमम है, तो वो दोनों पीछे जाएंगे और बाकी वो दोनों आगे आएंगे। ये बात क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ, माइंड में अप्रोच डेवलप हुई क्या बच्चों? कोई दिक्कत? ये बात क्लियर? तो ये 8 नंबर सवाल था अपना, ये वाला क्लियर है क्या? वेरी गुड। यानी कि 8 नंबर सवाल सबको क्लियर है, डन है। अब एक सवाल अपन बोल रहे थे कि बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, किसके लिए बोल रहा था मैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। मैंने केवल यही बोला था, मॉलिक्यूल नहीं लिखाए थे। और अपन मॉलिक्यूल लिख रहा हूं बेटा ClO4 माइनस, मैं लिख रहा हूं बेटा SO4 2 माइनस, और मैं लिख रहा हूं बेटा PO4 3 माइनस। क्या लिख रहा हूं मैं? PO4 3 माइनस। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ वही 2 तरीके से मैं चेक करा दूंगा। ओवरऑल देखेंगे तो एक तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर, क्या देख लो? बॉन्ड ऑर्डर। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बेटा अपन ने पहले रेजोनेंस में कैलकुलेट किया 1.75 आया ना, इसका कैलकुलेट किया हुआ है 1.5 आया ना, और इसका भी कैलकुलेट किया हुआ है 1.25। ये बात क्लियर है बेटा? बोलिए, सबको क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ये वाली बात आ गई। दूसरी बात, एक याद करो, एक सवाल कराया था मैंने स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमराइजेशन वाला, याद आ रहा कुछ? सिलिकॉन से फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर और सल्फर से क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हाँ है ना? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होती है क्या? और साइज कम होती है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है क्या? तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्या? फिर भी इसका ही ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ये बात क्लियर? कितने लोग क्लियर है? पॉइंट डन है क्या? दोनों सवाल क्लियर है? वेरी गुड। तो ये अपन ने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल किए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, सब क्लियर है सबको? चलिए यहां पर बात नहीं बेटा, तो यहां तक के सवाल क्लियर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तक की बात। और अब मैं आता हूं वीक फोर्सेस पर। किस पर आता हूं? ये हमने MOT तक के सारी बातें कर ली यहां पर, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, अब वीक फोर्सेस, क्या बोल रहा हूं मैं? वीक फोर्सेस। देखिए आगे वीक फोर्सेस, और वीक फोर्सेस में बेटा 2 बातें आपको पढ़नी है, एक पढ़ना वान डर वाल फोर्स और एक पढ़ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो बात करना है मेरे को वान डर वाल फोर्स, और एक बात लिखनी है मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखना है मेरे को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना? 2 वीक फोर्सेस है, वान डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वान डर वाल फोर्स, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वान डर वाल फोर्स। ये हटा दूं? सबसे पहले हेडिंग लिख लेना वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल फोर्सेस। अच्छा, वान डर वाल फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? फिर की ले रहा है? वान डर वाल फोर्स कितने तरीके के? कितने लोग बोलते हैं 3? ऐसे कॉन्फिडेंस है तो, यदि पक्का पता है तो ऐसे बोलना है, ठीक है? कंफ्यूजन है तो यूं करना। हाँ भाई, तो भैया वान डर वाल फोर्स कितने तरीके के होते हैं? 4, 5, 3, 6, 8, बताइए। 3, 5, इधर वाले 4, 2, कौन से? फर्जी बात नहीं करनी है। यदि पता है 3 है तो 3 कौन से है, 5 है तो 5 कौन से, वो बोल रहा है 5 कौन से। अरे बात नहीं, बीच में नहीं बोलना, सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या? हाँ, आयन डाइपोल, डाइपोल कितने तरीके के? 5। कितने तरीके के? 5। कितने? 5। बोलो, यही है 5 हो? एग्री कर रहे हो?
बोलिए, पक्का? ठीक है, छठा हो गया ऐसा। इसमें इसके बारे में जोड़ दूं? हाँ भाई, नहीं मैं तो बोलूंगा ही। सेम सेम ही है। और कोई? तीन कौन कौन से? डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कीजम तो डाइपोल डाइपोल ही है। तीन। और तो इनको वंडरबॉल में नहीं काउंट करेगा? नहीं तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन और आयन इंड्यूस डाइपोल। एक तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और एक आयन इंड्यूस डाइपोल है। कितने? चार, चार है ना? चलिए अब देखिए आगे, देखिए आगे। ठीक है, अब आते हैं ओरिजिनल बातों पर। ठीक है, सुनिए बात। मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां, इसमें मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। क्या मिसकंसेप्शन? यदि आपको मैं गिनाऊं तो मार्केट में मोस्ट कॉमन तो ये चलता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और एक लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स चलते हैं। पांच। कितने चलते हैं? क्या ये सारे के सारे वंडरवॉल फोर्स है? मार्केट में बोलते हैं। ठीक है, मैं अलग लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको, थोड़ा समझो। ठीक है, मैं 5 बार रिपीट करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ गहराई नहीं है, कुछ है वहां पे, समझिएगा। और कुछ बातें एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है, कुछ बातें एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको रिपीट करा रहा हूं बार बार। क्योंकि पहले जो अपने यहां बैठा हुआ है ना, वो बाहर निकलना जरूरी है, तभी अब वाली चीजें अंदर जाएगी। समझ रही बात? एनसीईआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बाद वाला एनसीईआरटी में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ लाइन में, आपको लाइन में मेंशन कराऊंगा। यहां पर मैं एक बात बोल रहा हूं आपको कि वांडरवाल फोर्स जो है वो आपके कीसम फोर्स, कीसम फोर्स, एक मैं बोलूंगा डेवाई फोर्स, डेवाई फोर्स, और एक बोलूंगा मैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है ना? और डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स बोलूंगा। और एक बात ढंग से समझना बेटा, ये तीनों फोर्स वो फोर्स है जो जिसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होता है, जिनमें, यानी कि ऐसा लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फोर्स इन विच आयंस डू नॉट इन्वॉल्व, मॉलिक्यूलर फोर्स in which ions don't involve, ions don't involve, यानी आयन इन्वॉल्व ही नहीं होता है। ये वो है, इस टाइप के फोर्स है। आते हम लोग आगे वाली बातों पर और ढंग से समझते हैं तरीके से, क्या एनसीईआरटी बोलती है, हमको क्या टिक करना है, क्या सही है क्या गलत है, और एनसीईआरटी के रेफरेंस पर बात करनी है, एनसीईआरटी के रेफरेंस पर बात करनी है। ठीक है ना? मैंने बोला बेटा यहां पर पहला मैं लिखता हूं कीसम फोर्स। क्या लिखता हूं मैं? कीसम फोर्स लिखता हूं मैं। ठीक है ना? और कीसम फोर्स का मतलब ही क्या बेटा? डाइपोल डाइपोल, यानी कि ऐसा बोल सकता हूं मैं, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, यानी वीक फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी किससे चेक करते मॉलिक्यूल की? डाइपोल मोमेंट से। किससे? किससे चेक करते? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट से, और बॉन्ड की पोलैरिटी डेल्टा आयन से। बॉन्ड की पोलैरिटी, इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज इतनी इंग्लिश सीखी है मैंने। अब यहां पर बात करता हूं मैं, यहां पर वीक फोर्स, वीक फोर्स प्रेजेंट, वीक फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन, वीक फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, टू पोलर मॉलिक्यूल्स। ये वीक फोर्स, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोल सकते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पर यदि अपन बात करें तो कीसम फोर्स में एक ही बात है, अब डाइपोल का कौन बनाएगा? जिसमें पोलरिटी होगी। तो मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं बेटा, आप लोग ढंग से समझेंगे। मान लीजिए मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिखा, मैंने लिखा HCl और मैंने लिखा दूसरा HCl। देखिए बेटा, यहां पर डेल पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा? डेल नेगेटिव। यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां पर डेल नेगेटिव। यदि आप लोगों से यहां पर पूछा जाए तो देखो, डेल नेगेटिव ये भी डाइपोल, यानी कि ये भी पोलर है बेटा। कैसा है? पोलर। और ये भी कैसा है? पोलर। दोनों ही है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर क्या लग रहा है? ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हैं, या इसको कीसम फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीसम फोर्स। बात क्लियर है क्या? यदि मैंने मान लीजिए लिख दिया सेकंड एग्जांपल H2O H2O। अब बताइए मुझे H2O की यदि मैं बात करूं तो बताइए, ये भी पोलर और H2O ये वाला भी पोलर। क्लियर? अब यहां पर क्या ये वाला फोर्स कीसम फोर्स है? हाँ है ना? इसको अपन बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या कीसम फोर्स। आगे आते हैं दूसरे पे, डिवाई फोर्स। दूसरा बोलता हूं मैं डिवाई फोर्स। डिवाई फोर्स देखिए इधर, और डिवाई फोर्स में आप लोगों को मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर बोलेंगे वीक फोर्स। वीक फोर्स प्रेजेंट in between polar molecules and non-polar molecules, non-polar molecule। ठीक है ना? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एक पोलर होना चाहिए और एक नॉन पोलर होना चाहिए। और बोल सकता हूं मैं यहां पर इनर्ट गैस। क्या बोल सकता हूं मैं? और इनर्ट गैस, यानी कि नॉन पोलर के अलावा और क्या ले सकते हैं? इनर्ट गैस। देखिए इधर, यहां पर समझेंगे, मैंने लिखा एग्जांपल, इसको अपन बोल सकते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए एक बात समझाता हूं, यहां पर जब भी कभी ऐसा है ना, इंड्यूस्ड वर्ड के आगे जो लिखा हुआ है मतलब वो पोलर है, और इंड्यूस्ड वर्ड के पीछे डाइपोल लिखा हुआ मतलब वो नॉन पोलर है। समझ रही बात? इंड्यूस्ड के आगे डाइपोल लिखा हुआ मतलब आगे एक स्पीसीज पोलर और दूसरी स्पीसीज क्या लिखा मैंने? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है? और इधर देखिए, यहां पर एग्जाम्पल पर आते हैं, और एग्जाम्पल पर देखिए बेटा, मैं लिखूं यहां पर पहला एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया यहां पर H2O वाटर और CCl4, वाटर एंड CCl4। बताइए ये पोलर है? हाँ है ना? और ये कैसा है? नॉन पोलर। कैसा है ये? और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है? डिवाई फोर्स बोलेंगे। हाँ है ना? क्या बोलेंगे? डिवाई फोर्स। क्या बोलेंगे? यदि मैं मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिख दूं, मैंने लिख दिया ClH, ठीक है ना, और ये Cl2, एक नॉन पोलर और एक पोलर, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ठीक है ना? अब देखिए ये तो क्या है? पोलर। कैसा है? पोलर। और ये कैसा है? नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, अब देखिए यहां पर ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। क्लियर बात? अब ये डेल पॉजिटिव है, अब देखिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस क्लोरीन की खींचेगा, तो इस क्लोरीन पर हल्का सा पार्शियल करैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यानी कि देखिए कुछ आपके यहां पर बात करूं मैं, ये नॉन पोलर था, ये कैसा था? नॉन पोलर। कैसा था ये? नॉन पोलर। और ये कैसा था? पोलर। इसकी वजह से कुछ इफेक्ट इसमें आए, पोलर कैरेक्टर जनरेट हुए। पोलर कैरेक्टर जनरेट हुए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अभी अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप जिस हॉस्टल में रहते हो उस हॉस्टल में 2 गली छोड़ के वाले भी रहते हैं। अब उनका मतलब, उनका तो मकसद ही रील है, समझ में आ रही बात? और अपना मकसद है सिलेक्शन।
समझ में आई बात? अब मैं एक बात बोल रहा हूं, आप पढ़ाई कर रहे हैं मतलब आप का करेक्टर अलग है और उनका करेक्टर अलग है। यहां पर बात करूं तो मैं, ये पोलर करेक्टर है, आप वाला करेक्टर कैसा है? पोलर। समझ आ रही बात? चार्ज है, चार्ज हो कैसे हो आप? चार्ज। समझ में आ रही बात? अब गलती से वो रील देखते देखते अपने रूम की तरफ देख गया, रूम का गेट खुला रह गया। समझ आ रही बात? अब थोड़ी देर के लिए रील बंद की और किताब लेके बैठा, कुछ करेक्टर आपके डेवलप हुए कि नहीं हुए? इंडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वही क्या है यहां पर? डिवाइड फोर्स। क्या है वो? क्या है वो? डिवाइड फोर्स। बात समझ में आई क्या? उसका तो उससे कोई मतलब ही नहीं था पढ़ाई से, क्योंकि वो तो आया ही रील के लिए था। किसके लिए आया था? रील के लिए। किसके लिए आया था? समझ आ रही बात? और ये पढ़ने वाले मिल गए उसको हॉस्टल में। ये कैसे मिल गए? इसकी वजह से कुछ करेक्टर डेवलप हुए कि नहीं हुए? इसी को बोलते हैं डिवाइड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कितने लोगों को क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, बहुत हल्का पॉजिटिव चार्ज आया, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन से खींची तो इस क्लोरीन पर डेफिशिएंसी होगी। ये इससे खींचेगा तो कुछ बहुत कम, मैग्नीट्यूडली बहुत ही माइन्यूट पोलर करेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब सवाल ये आता है सर क्या इसको पोलर बोल दे? वो आपके परमानेंट पोलरिटी नहीं है। याद आया कुछ आपको? एक बोला गया था परमानेंट डाइपोल मोमेंट और एक बोला था टेम्पररी। यहां पर कुछ टाइम के लिए क्रिएट होते हैं। बात क्लियर है क्या? कितने लोग क्लियर है दोनों? ये डन। ये वाला इधर देखिए, अब इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या तो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या फिर दो इनर्ट गैस हो। क्लियर बात? देखिएगा इधर, अपन ने वॉन डेर वाल रेडियस पढ़ाई थी आपको पीरियोडिक टेबल में, तो अपन ने बोला था एक इनर्ट गैस ये और एक इनर्ट गैस ये, या फिर दो Cl2 मॉलिक्यूल लेते। याद करो, याद करिए। और उनके बीच में अपन ने क्या पढ़ा था? वॉन डेर वाल फोर्स। वो वाला फोर्स लंडन फोर्स है। वॉन डेर वाल फोर्स का एक टाइप है, वो कौन सा है? लंडन फोर्स। यानी कि टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होता है। कैसे? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसके कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर ले और इसका कुछ इसके को अट्रैक्ट कर ले, तो यहां पर कुछ एक बहुत बिग बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। बॉन्ड तो, क्योंकि ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो बॉन्ड तो बना नहीं रहा है। और अट्रैक्शन भी वीक है। कैसा अट्रैक्शन? वीक। यानी बहुत एक इंस्टेंट मोमेंट के लिए कोई पोलैरिटी नहीं आती है। एक इंस्टेंट मोमेंट के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या हो कि इसका न्यूक्लियस इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करे और इसका इसकी को अट्रैक्ट करे। क्लियर बात? तो तब वहां पर क्या बनेगा आपके वॉन डेर वाल फोर्स में? किस टाइप का? डिस्पर्सन फोर्स। कैसा बनेगा? डिस्पर्सन फोर्स। अब वो दो इनर्ट गैसेस के बीच में हो सकता है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, एक नॉन पोलर एक इनर्ट गैस के बीच में भी हो सकता है। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? करिए नोट। हाँ, पर्टिकुलर एक मोमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहता है। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? इंस्टेंटेनियस। क्या बोला जाता है इसको? इंस्टेंटेनियस। कोई एक पॉइंट पर आपके कुछ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए डाइपोल या पोलर करेक्टर क्रिएट होता है। बात सबको क्लियर है? ये वाला हटा दो, ये वाला तो गया ना। देखिए, ये तो बात आई वॉन डेर वाल फोर्स की, और मैं यहां पर एक बात लिखता हूं, मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स in which ions don't involve, ions don't involve, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स जिनमें आयन इन्वॉल्व, सॉरी आयन इन्वॉल्व, आयंस इन्वॉल्व। पहले बारे में आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहे और इसमें आयन इन्वॉल्व। और इसमें दो बातें आती है, एक आता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, और एक आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
ठीक है। और अब यहां पर बात करूं मैं, तो अपन इसके लिए बोलेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट, ऐसे रख सकता हूं, वीक फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन आयंस एंड, या ऐसा बोल सकते हैं आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। इधर देखेंगे एग्जांपल, ठीक है। यहां पर फर्स्ट एग्जांपल में बोल रहा हूं Na+ और वाटर लिख दिया मैंने, Na+ और वाटर। अब वाटर कैसा है, पोलर है नॉन पोलर? पोलर। इस पर कैसा चला जाएगा, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। बात क्लियर है बेटा? अब ये क्या हो गया, आयन, क्या हो गया आयन, और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। याद करिए जब NaCl का आप लोग डिसॉल्व करते हो वाटर में या सॉल्युबिलिटी चेक करते हो, तो Na पर प्लस और Cl पर, और Na+ को वाटर आयन डाइपोल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है ना, और तभी उसका होता है हाइड्रेशन। क्या होता है उसका? और वहां पर पढ़ोगे आप लोग हाइड्रेशन एनर्जी, क्या पढ़ेंगे? याद आ रहा है क्या? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात? तो Na+ और वाटर, इनके बीच में यहां पर क्या हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी बात मैं लिख देता हूं Cl-, ठीक है, और यहां पर वही HOH। अब यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां क्या गया, डेल नेगेटिव। तो यहां पर क्या लिखोगे बताओ, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है या नहीं है? बोले, कोई कंफ्यूजन? एक तरफ ये एनायन हो गया, एक तरफ डाइपोल हो गया। अब आयन तो कोई भी हो सकता है ना, कैटायन भी और एनायन भी। ये बात क्लियर है या नहीं है? दूसरी बात, यहां पर मैं बोल सकता हूं वीक फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन आयन एंड, क्या लिखू आगे, नॉन पोलर, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि इंड्यूस्ड के बाद वाली जो भी स्पीसीज आएगी वो कैसी आएगी, नॉन पोलर। एग्जांपल लिख दूं मैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा Na+, यहां मैं लिखता हूं मैं आपके Na+, और इधर लिख दिया मैंने Cl2। क्या लिख दिया मैंने, Cl2। तो बताइए ये कैसा है, नॉन पोलर, और ये कैसा है, आयन। ये कैसा है, आयन। तो अब यहां पर देखिए ये आयन इससे खींचेगा, हाँ है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये कुछ टाइम के लिए टेम्पररी पोलर बनेगा, नहीं बनेगा? बोलिए, कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है। Na+ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बात क्लियर है क्या? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना अट्रैक्ट हो पाएगा वही क्या है उसका, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर बात? इस आयन की वजह से इसमें जो पोलर कैरेक्टर क्रिएट हुए वो क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी इस आयन ने इस नॉन पोलर स्पीसीज को कुछ टाइम के लिए पोलरिटी बनाया। क्लियर बात? पक्की बात है। कोई आपके एनायन ले लो तो भी वही बात होगी। मान लीजिए मैंने Br- ले लिया, ठीक है ना, और यहां पर कोई स्पीसीज ले ली, Br2 ले लिया, ठीक है ना, कर लोगे क्या? कोई कन्फ्यूजन? करिए नोट। बात मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊं, यहां पर स्ट्रेंथ जो है वंडरवॉल फोर्स में, मैं केवल वंडरवॉल फोर्स वालों की बात कर रहा हूं। स्ट्रेंथ में सबसे पहले मैं बोलूंगा कीसॉम फोर्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वैसे स्ट्रांग मतलब बीक में भी स्ट्रांग, समझ रहे हो? कम जो मरे तो सारे ही पड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा रेंग रेंग के चल रहा है, समझ आ रही बात? बीक फोर्स है, बीक में भी स्ट्रांग। क्लियर? बीक फोर्स एक बार कैसे ही हो गया, रील में भी थोड़ा पड़ने वाला, समझ आ रही बात? यानी वो क्या होगा, बीक में स्ट्रांग। कीसॉम फोर्स एक सहते जब तक बात करें, अगर कीसॉम फोर्स, और यहां पर बोलेंगे क्या, डेवाई फोर्स। क्या बोलेंगे? डेवाई फोर्स। और यहां बोलेंगे आपके लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। यहां पर आपके डिस्पर्सन फोर्स। देखिए मैं
इनके बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूं, इनका ऑर्डर में कंक्लूड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपके बॉन्ड पढ़ाऊंगा, आयनिक बॉन्ड वगैरह, ठीक है ना, मेटलिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा, तब जाके इनको एक पूरा स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर बताऊंगा, इसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वान डेर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, सारे आएंगे उसमें, ठीक है ना। मैं केवल वान डेर वाल फोर्स में ये तीनों बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। इसको मैं इनसे सेपरेट ही रख रहा हूं, और इन दोनों में पूछा जाए तो, क्लियर है बात, या पर्टिकुलर इन दोनों में पूछा जाए तो स्ट्रेंथ आयन डाइप, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि इन दोनों में पूछ ले स्ट्रेंथ, तो बेटा यहां पर स्ट्रेंथ इन दोनों में किसके लिखोगे, आयन डाइपोल ज्यादा होगा किससे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल से, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि उन दोनों की अलग, इन दोनों के अलग लिख रहा हूं और उन तीनों की अलग। अब जो एनसीईआरटी बोलती है यहां पर, वो एक स्टार मार्क करेंगे, एक पॉइंट लिखाऊंगा मैं, स्टेट्स ऑफ मैटर से एनसीईआरटी की लाइन लिखाऊंगा पूरी एक, ठीक है ना, लिखना आप लोग, अच्छा ठीक ठीक, हाँ भाई एक लाइन लिखना, स्टेट्स ऑफ मैटर से मैं उठा रहा हूं एक लाइन लिखेंगे आप लोग, फिर मैं उसको बोलता हूं, ठीक है, बोला जाए, स्टार पॉइंट लगवाना के एक एनसीईआरटी की लाइन चिपकाना है यहां पर। वान डेर वाल फोर्सेस, वान डेर वाल फोर्सेस, वान डेर वाल फोर्सेस वेरी considerably, very considerably in magnitude, in magnitude and include dispersion, include dispersion forces, dispersion forces और लंदन फोर्सेस, और लंदन फोर्सेस, कॉमा डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, कॉमा डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एक और स्टार पॉइंट लिखना, एक और स्टार पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखना इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, एक लाइन और लिखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that attractive forces between an ion मत लिख देना, an ion, समझ आई बात, between an ion and dipole, an ion and dipole are known as ion dipole forces, ion dipole forces, and these are not van der Waal forces, and these are not van der Waal forces। मेरे हिसाब से ये लाइन काफी है दोनों में सेपरेट करने के लिए, हाँ है ना। यदि एग्जाम में आएगा तो हम केवल तीन को ही वान डेर वाल फोर्स बोलेंगे, दोनों लाइनें बोल रही है यही बात। पहली वाली लाइन बोल रही है कि वान डेर वाल फोर्स इंक्लूड करता है किसको, डिस्पर्सन फोर्स, अब किसम फोर्स और डेबाई फोर्स, क्लियर बात। और ये लाइन भी बोल रहा है कि आयन डाइपोल फोर्सेस आर नॉट वान डेर वाल फोर्स। बच्चों अब ये कहानी क्लियर हो गई क्या, एनसीईआरटी के रेफरेंस में कहानी क्लियर हो गई क्या। तो आपको कभी वान डेर वाल फोर्स है तो कितने बताने, तीन ही बताने, क्लियर है बात। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बनेगा जब बनेगा तो, क्लियर बात। क्योंकि यहां पर
4 और 5 का कंसेप्ट लोग वक्त चलाते हैं और वो एन गलत है और एनसीईआरटी इसको बोलती है, और जिस साल सवाल आएगा वो मानेगा नहीं, वो मानेगा एनसीईआरटी की। समझ आ रही बात? और क्योंकि उसने लाइन लिखी है साफ साफ, बस ये है कि वो लाइन है ढूंढने वाला स्टेट्स ऑफ मैटर में यदि ढूंढ पाया तो मिल जाएगी, और क्योंकि इसको फिजिकल वाला पढ़ाएगा नहीं, वो बोलेगा इनऑर्गेनिक पढ़ेगा। इनऑर्गेनिक वाला बोलेगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर के एनसीईआरटी में था ना, मेरे में थोड़ी था। सवाल आएगा तब बोलेगा, सवाल आएगा तब बोलेगा, क्योंकि सवाल वो फिर क्या बोलेगा तेरे को, बेटा तेरे को स्टेट्स ऑफ मैटर की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ना। वो उसने बोला कि फिजिकल वाले के पास जाएगा, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना। अल्टीमेटली सवाल एनसीईआरटी से आएगा, सवाल एनसीईआरटी से उठेगा, और ये लाइन सवाल को सॉल्व कराएगी। यदि ये लाइन पता है तो आप वांडर वाला फोर्स 3 टिक कर पाओगे, अदरवाइज 5 पढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। वांडर वाला फोर्स पूछा जाए 3 बोलेंगे, वीक फोर्स पूछा जाए 5 ही है, वीक तो 5 ही है। समझ आ रही बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक है, समझ आ रही बात? वीक फोर्स सब है, लेकिन स्पेशली पूछा जाए वांडर वाल फोर्स का टाइप तो आप 3 बताएंगे। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहली बात यहां पर समझेंगे इस बात को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों एनसीईआरटी ने 2-4 ही पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन उन 2-4 पैराग्राफ में बहुत काम की बातें लिखी है, हर लाइन में काम की बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि एनसीईआरटी उठाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो 2-4 पैराग्राफ मिलेंगे, बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन उन कम में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। सवालों पर आएंगे और हर लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर इस तरीके से आते हैं। एक्स कोई एलिमेंट है, एच यहां पर कोवैलेंटली बॉन्डेड है, एक्स जो है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन हो सकता है, कौन हो सकता है? फोन, FON। फिर वो आपके जनरली तो यही चलता है, sp कार्बन हो सकता है, कौन हो सकता है? और यहां पर वो CF3 CCl3 हो सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन आएगा क्लोरल हाइड्रेट, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। समझ आ रही बात? जब तक पहुंचोगे तब तक पहले ही पता होगा आपको कि क्लोरल हाइड्रेट में क्या खेला होता है, नैन हाइड्रेट में क्या खेला होता है। समझ आ रही बात? आप लोग बोलते हो एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हो ना, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। क्लियर? यहां पर एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन रोकेगा उनको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझेंगे यहां पर, आगे आते हैं। यहां पर कोई दूसरा एलिमेंट है Y, और Y पर लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, यानी कि यहां पर Y बराबर फोन, ठीक है ना। समटाइम्स, कभी कभी क्लोरीन, कभी कभी, ठीक है, बहुत कम। यहां पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो इस पर आएगा डेल माइनस, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, और ये डेल पॉजिटिव इस अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? H बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं एनसीईआरटी पर, क्या बोलता है भाई? सुनिए एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन, 2-3 लाइन है, देखेंगे ढंग से। बोलता है एनसीईआरटी द अट्रैक्टिव फोर्स, क्या बोल रहा हूं मैं? अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड
The attractive force which bind hydrogen atom of a molecule, hydrogen atom of a molecule with another atom, या with atom of या more electronegative atom of another molecule. वापस रिपीट करूं, attractive force which bind, attractive force which bind hydrogen of hydrogen atom of an molecule and electronegative, most electronegative atom of another molecule. क्लियर बात? ये एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डेफिनेशन है. क्लियर बात? फिर एनसीईआरटी ये भी बात बोलती है, मैं जो बोल रहा हूं वो दोनों, द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. बात क्लियर है क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन, और वो हाइड्रोजन किससे जुड़ी होनी चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड से. ये कहानी क्लियर है या नहीं है? मैं ऐसा बोलूंगा कि फोन पर चिपकी हुई हाइड्रोजन ही दूसरों से चिपकती है. ये फोन पर हाइड्रोजन चिपकी है नहीं चिपकी है? बोलिए. ये फोन लगा हुआ है, फोन पर चिपकी हुई हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. वही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फोन पर चिपकी हुई हाइड्रोजन ही दूसरों से चिपकती है. पक्की बात? क्योंकि फोन पर जो हाइड्रोजन चिपकी है उसको ये नागमणि दिख रही है. क्या दिख रही है? पक्की बात है क्या? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है क्या? बोलिए. कोई कन्फ्यूजन? फोन पे जो हाइड्रोजन चिपकी हुई है उसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है ना? उसकी वजह से अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा इससे? बाकी तो कोई मतलब ही नहीं था, केवल इसके चक्कर में अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है क्या? डन है क्या? अब यहां पर मैं बोल रहा हूं sp कार्बन भी, मैक्सिमम तो FON ही चलता है. यहां पर sp कार्बन कभी कभी आता है, एग्जाम में नीट 2016 में सवाल आया हुआ है SCN मॉलिक्यूल पर. किस पर आया हुआ है? SCN मॉलिक्यूल. मैं दोनों सवाल कराऊंगा. सवाल वैसे वो ऑर्गेनिक के खाते में था क्योंकि उसमें सेलुलोज लिखा हुआ था, इसलिए. क्या लगा हुआ था? सेलुलोज. पूछूंगा मैं आगे सवाल वही. सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेलुलोज कौन से चैप्टर में आता है आपके? बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोमोलिक्यूल्स में आता है, और यहाँ पर भी बायोमोलिक्यूल्स में आता है. ठीक है ना? तो उसमें सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सेलुलोज में क्या होती है? क्योंकि सेलुलोज में OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और मैं आगे समझाऊंगा आगे. ठीक है ना? सेलुलोज पर बात करूंगा. तो यहाँ पर ये बात क्लियर है, कहानी क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है एनसीईआरटी की. ये नोट करिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. डेफिनेशन बोलूँ पहले? चलिए. लिख रहे हो पहले डेफिनेशन? बोलो. लिखो फटाफट फटाफट लिखो. अब मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन ये लिख लो, फिर बोलूँगा. आगे देखो, एक डेफिनेशन लिखिए. डेफिनेशन लिखिए. डेफिनेशन लिखिए. द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive force which bind hydrogen atom, which bind hydrogen atom of a molecule, hydrogen atom of a molecule with more electronegative atom, with more electronegative atom, ब्रैकेट में FON, फोन, ब्रैकेट में फोन, ब्रैकेट बंद, with more electronegative atom of another molecule, of another molecule, of another molecule is known as hydrogen bonding. ठीक है? ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही सेम, ये मेन डेफिनेशन है, डार्क लाइनों से लिखी हुई है ये. ठीक है? एक और करके लिखना, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive force which is present in
which is present in more electronegative atom, ब्रैकेट में वही फोन, more electronegative atom and hydrogen which is covalently bonded with another which is covalently bonded with another more electronegative atom. क्लियर? चलिए देखिए इधर आगे आते हैं. अब मुझे बात बताइए, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा. एक तरफ सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक तरफ गैसियस में हो, कौन सी स्टेट में मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड? सॉलिड. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खुद ही वीक फोर्स है, है ना. और यदि आपने गैसियस स्टेट में कराया तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रह जाएगा? वीक रह जाएगा. वो तो वैसे ही वीक है. और डिस्टेंस और ज्यादा कर दी तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बहुत ही कम. और यदि सॉलिड स्टेट है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? कम. तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ज्यादा. एनसीईआरटी लिखती है, एक लाइन और लिखना आप लोग. मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अगला पॉइंट लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, magnitude of hydrogen bond is depend on physical state, and it is maximum when it is maximum in solid state. It is maximum in solid state and minimum in gaseous state. क्लियर है बात बेटा? कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे आते हैं. यहां पर एक बात देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड. अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ H bond, strength of H bond directly proportional to delta En. Strength of H bond directly proportional to delta En. अब यदि मैं आपसे स्ट्रेंथ पूछूं, आपके स्ट्रेंथ बताओ भाई. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2O, या स्ट्रेंथ बताना आपको HF, H2O और NH3, तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? HF. ये बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? सही है, कोई दिक्कत नहीं है. डेल्टा एन ज्यादा इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका. जब तक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप स्पेसिफाइड नहीं किया जाए डायरेक्ट डेल्टा एन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना? अब क्योंकि आपको मालूम है कि HF जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये HF अपने ही दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, H2O अपने ही दूसरे H2O के साथ बना रहा होगा, और अमोनिया अपने ही दूसरे अमोनिया के साथ. क्लियर बात? जब तक आपको कोई मॉलिक्यूल स्पेसिफाइड नहीं किया जाए डायरेक्ट डेल्टा एन से सॉल्व करेंगे. फिर मैं एक सवाल कराता हूं. मैंने लिखा